उपस्थित पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी, ये दूर देहात का और सामाजिक बच्चों का ये उत्साह देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं अभिभूत हूँ और इसके लिए स्थानीय सभी लोग, अभिभावक, बच्चे, टीचर, सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इतनी दूर है, पटना राज्य की राजधानी है, वहां से लोग इतनी दूर देहात में आने का निर्णय लेना, मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने से वहाँ जो बच्चे हैं इतने दूर दराज के इलाके में, पटना और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं सभी जिलों के, जिला मुख्यालय, वहाँ तो बहुत अवसर मिलता है बच्चों को भी, और बहुत सारे अधिकारियों और बहुत सारे ऐसे वक्ताओं को के सामने उनको बोलने का या उनको सुनने का अवसर मिलता है बच्चों को। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज आपके बीच हूँ। बाबा साहब के बारे में मैं अभी क्या बोलूँगा। यहाँ अलग अलग बच्चों ने अलग अलग कार्यक्रमों के रूप में, चाहे वो फिर वो ऋषभ राज का रैप, ऋषभ ना रैप रहा हो जिसमें शहीद आजम भगत सिंह का, तो बच्चों ने अपनी बातें कही हैं, उसमें लगभग सारी चीजें समाहित हो जाती हैं। संक्षेप में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा बच्चों के, ये सिर्फ पढ़ाई की और पढ़ाई करके कहीं नौकरी पा लेने भर की बात नहीं। शिक्षा का मतलब और मकसद, शिक्षा का अर्थ सिर्फ नौकरी के लिए या नौकरी पा लेने भर के लिए नहीं है। बड़ी नौकरियां, मझोली नौकरियां, छोटी नौकरियां, वो तो सीमित संख्या में हैं और सीमित संख्या में ही रहेंगी। बल्कि जो नीतियां होती हैं सरकार की, तो कई बार जब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जब बढ़ जाता है तो सरकारी नौकरियों की संख्या कम होने लगती है, उस हिसाब से कम ज़्यादा होंगी। लेकिन सही को सही, गलत को गलत, उसकी पहचान करने और उसको उसी रूप में कहने, देखने की ताकत अगर किसी शिक्षा में नहीं आई तो फिर वो शिक्षा को मैं अधूरी मानता हूं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं उनमें से एक ज्योतिबा फुले साहब की है, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर जी भी अपने गुरुओं में से एक मानते थे। गुरु का अर्थ, उनके तो देहांत के बाद इनका जन्म हुआ था बाबा साहब का, लेकिन उनके विचारों, जो उन्होंने महाराष्ट्र में अपने विचारों से जो आंदोलन खड़ा कर दिया, मानसिक गुलामी से निकलने का, गुलामगिरी, उन्होंने जो काम किया था, लिखा था, उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है गुलामगिरी। कभी पढ़िएगा जब आपको कभी मौका मिले तो उनके विचारों से बाबा साहब गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इसीलिए बाबा साहब उनको भी अपने जो चंद गुरुओं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुरु ज्योतिबा फुले साहब को मानते थे। तो उनका कहना था कि असल शिक्षा वही है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत देती है। तो इस तरह के महामानव, महान व्यक्ति जो हम लोगों के बीच में हुए हैं, जिन्होंने समाज को दिशा दी है, समाज सुधारक के रूप में,
शोषितों वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले महान नेताओं के रूप में इन्हें इनके व्यक्तित्व कृतित्व पर हमें खास तौर पे बच्चों ध्यान देना होगा। सिर्फ ये पर्व और त्योहार के रूप में नहीं, क्या 14 अप्रैल एक पर्व है, हर साल आएगा, उस रूप में मनाने भर की बात नहीं है। आपको सोचना होगा, देखना होगा कि किन परिस्थितियों से शोषक वर्ग के साथ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए ये महान लोग आगे बढ़े। महान हमारे बाबा साहब, फुले साहब और अनेक ऐसे नाम जिनको हम नहीं भी याद कर पाते हैं। तो आपको आपके अंदर सिर्फ ये नहीं कि IAS IPS और वो चीजें समय के साथ बाबा साहब अपनी शिक्षा आगे बढ़ा रहे थे, समाज को समझ रहे थे, अत्याचार के खिलाफ आवाज भी बुलंद करते जा रहे थे और वो आगे बढ़ते जा रहे थे। कैरियर के रूप में भी उन्होंने एक महान कैरियर किसी भी ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए जो संभव था वो उन्होंने हासिल किया। तो आप कोशिश करिए कि हमारे बच्चों बच्चियों के बीच में यहाँ किसी भी इलाके से जहाँ इस तरह के कम से कम जागरूक आपसे आपके साथ ऐसे शिक्षक हैं जो इस तरह कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों के बीच में से अंबेडकर जैसे महान लोग पैदा हों, हमारी बेटियों के बीच में से ऐसे महान लोग पैदा हों, सावित्री बाई फुले जैसी महान विभूति पैदा हो। गार्जियंस का सहयोग इसमें अपेक्षित होगा कि बच्चों को हतोत्साहित न करें। अगर किसी बच्चे के अंदर समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता और अत्याचार के खिलाफ कहीं कोई आग दिखती है, उसकी वजह से बच्चा अपनी बात कहता है, तो उसको सिर्फ ये कहे कि नहीं सिर्फ अभी तो पढ़ाई कर और इसको ये नहीं, ऐसे नहीं। पढ़ाई का और इस न्याय की लड़ाई का कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है। अगर आपके बच्चे ऐसा है तो आप खुद को खुश नसीब समझिए कि बाबा साहब का ये रूप आपके पास है। जो उन्होंने, वो तो सूरज थे, उनकी प्रतिभा, उनके समर्पण से उसी सूरज से जलाया हुआ दिया है आपके पास, तो उसे आप गौरव करें। सिर्फ उस बात पे न जाएं कि किसी बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चे ने आपके इस बच्चे से ज्यादा नंबर परीक्षा में प्राप्त कर लिए हैं। नहीं, नंबर परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना एक बात है, वो जरूरी है कैरियर और उसमें प्रतिभा अपनी आगे ले जाने के, बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो बच्चा भले ही थोड़ा कम नंबर आ रहा हो उसके, लेकिन इंसान को इंसान समझ रहा है, सही को सही कह रहा है, गलत को गलत कह रहा है, उसकी ताकत वो अपने अंदर पैदा कर रहा है, उसे हम सभी के समर्थन की जरूरत है। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर हमारे समाज को आगे ले जाएंगे बाबा साहब के रास्ते पर, फुले साहब के रास्ते पर। और जो महान विभूतियां हुई हैं न्याय की और समता की लड़ाई लड़ते हुए, उनके रास्ते पर ले जाएंगे ऐसे बच्चे। जहां तक सुनील जी ने कहा कि परीक्षा, बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करना, जैसे मैं पास करके आया एक परीक्षा, तो आपके बीच हूं, इनकी बात है तो मेहनत और खुद पर विश्वास, भरोसा। पहले क्या था, जानबूझकर पढ़ाई से लोग दूर रहें, हीन भावना से भरे रहें, इस नजर से तरह तरह के मुहावरे लोगों ने बना लिए थे। जिन लोगों ने शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र पर
एकाधिकार कर रखा था जाति के नाम पर, वो ऐसे बच्चों को आगे पढ़ने से हतोत्साहित करते थे। मैंने कहीं पढ़ा है कि जो अपने बिहार के महान विभूति शहीद जगदेव प्रसाद जी के बारे में कि जब उनके पिता का देहांत हो गया, दादाजी अभी भी जिंदा थे, तो ऐसे लोगों ने इनके दादाजी को कहा कि ये पापी है, इस वजह से आपका बेटा आपकी आंखों के सामने चला गया। पापी क्या क्या पाप था जगदेव बाबू का कि बचपन से उनके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत था, तो वो ऐसी व्यवस्था को चुनौती दे देते थे। जमींदार का हाथी खेत चर गया, उन्होंने इसका प्रतिवाद किया, नहीं पहले से व्यवस्था चली आ रही थी कि 1 बीघा में 4 कट्ठा खेत तो जमींदार का हाथी के लिए। इन चीजों का विरोध किया, पंथी धर्म के नाम पर पाखंड और उसके माध्यम से जो पुजारी वर्ग जो शोषण करता है उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो ये बच्चा इनका दुश्मन हो गया। बहुत ब्राइट थे, तो पढ़ाई करके अच्छा नंबर ला रहे हैं तो उनको आगे उच्च शिक्षा के लिए जाने देने के लिए मना कर रहे हैं कि नहीं ये पाप कर रहा है। तो इस तरह की चीजों से लोग जाति का नाम लेके, जैसे मैंने सुना बहुत पहले से ही एक तुकबंदी है उन्होंने बनाई हुई, पढ़ गए पूत, पूत मीन्स पुत्र, तो उसमें पुत्र के साथ पुत्री भी समझ लीजिए, यानी पहले मतलब संतान। पहले तो बच्चियों को तो बिल्कुल ही नहीं आगे पढ़ाई के लिए बढ़ने देते थे, लोग पूत ही कहते हैं। फिर सत्तात्मक पढ़ गए पूत, उसके बाद जाति का नाम, जिस जाति का बच्चा है आगे पढ़ने में इंटरेस्टेड है और वो आगे बढ़ सकता है, उसी जाति का नाम जोड़ दो। फिर अगला तुकबंदी में 16 दूनी 8, जैसे किसी अहीर को बोलना है तो बोला पढ़ गए पूत अहीर के 16 दूनी 8। 16 का जो पहाड़ा है पढ़ाया जाएगा, अहीर का बच्चा 16 दूनी 32 के बजाय बोलेगा 8। अब तेरा काम ये करना है, अब उसी में किसी और जाति का बोलना है तो बस डॉट डॉट है उसमें जाति का नाम घुसाओ, तुकबंदी तैयार है। पढ़ गए पूत फला के 16 दूनी 8, वैसे डिमोरलाइज कर रहा है सब लोग को। जो बच्चा ब्राइट है भी, पढ़ाई में बहुत ही अच्छा कर सकता है, लेकिन सब स्कूल में गए, स्कूलों में उन्हीं का कब्जा था, ठेकेदारों का ही। तो स्कूल में भेदभाव पक्षपात, और जिन जातियों को शेड्यूल कास्ट अछूत के रूप बना दिया गया उनका तो फिर जहां से बाबा साहब आ रहे थे, बाबा साहब ने खुद झेला हुआ, उनके साथ तो हर तरह की चीजें, हर तरह के भेदभाव, छुआछूत, और आज भी इस देश से खत्म नहीं हुआ। इतना कड़ा कानून बना दिया गया है, और मैं पिछले जहां पद पे था उसी कानून को लागू करने की मेरी जिम्मेवारी थी। उसमें बड़ा काम मैंने किया था कि जो केस ट्रू पाया गया उसको पहले यहाँ बिहार पुलिस 41 करके उसको ऐसे ही छोड़ देते थे, तो मैंने आदेश निकाला था 17 मार्च 2021 को कि नहीं, केस सही है तो फिर गिरफ्तारी के बिना कोई गुजारा नहीं, गिरफ्तार हो या सरेंडर करे। गिरफ्तार नहीं हो सका, सरेंडर भी नहीं किया तो उसकी कुर्की जब्ती हो, उसके बाद ही चार्जशीट हो, ऐसे केस को आप खत्म नहीं कर सकते। पूरे बिहार में जाके मैंने 17 मार्च 2021 को मैंने ऐसा आदेश निकाला था, और उसके बाद जुलाई और अगस्त महीने में कोरोना का टाइम था तो थोड़ा सा कोरोना कम हुआ, तो जुलाई 2021 में मैं बिहार के सभी रेंज मुख्यालयों में गया था, और वहां जाके मैंने वहां रेंज के डीआईजी आईजी जो भी पोस्टिंग रहती थी वहां से लेके इंस्पेक्टर रैंक तक के लोग और इनके ऑफिस के रीडर लोग तक को मैंने जाके पूरा उनकी ट्रेनिंग दी। दिन भर 10 बजे से बैठ के कई बार तो 6 तक बजे, मतलब लगातार 6-7 घंटे, बीच में खाने के लिए भी वहीं बस थोड़ा सा मंगा लिया। इस तरह की चीजें हमने उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की। अभी मैं उस पद पे नहीं हूँ पिछले 6 महीने से, अब मुझे नहीं पता कि आगे उसका काम
लेकिन एक बार जो मैंने लिखित आदेश निकाल दिया था तो उसका मुझे उम्मीद है कि ऑफिसर यहाँ हैं वो उस तरह से काम कर रहे होंगे। तो ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा नहीं आए, इसके लिए हमने उनको हतोत्साहित करने के लिए ऐसा सिस्टम बना रखे थे, जाति के नाम पे डिमोरलाइज करना, फप्तियां कसना, जिससे आपके अंदर हीन भावना बनी रहे। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि कोई भी आपकी जाति को लेके कोई बात कहे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना। जैसे कुछ चीजें याद कर लेना, कबीर साहब जाति पात को नहीं मानते थे, धर्म को नहीं मानते थे। वो जैसे कहते थे कि तू कहता एक कास्ट विशेष का नाम, उनका जाया आन राहते काहे ना। मतलब तुम कहते हो अपने को बड़ा समझते हो जाति में, तो तुम अलग तरीके से तो नहीं तुम दुनिया में आए हो। जैसे और बच्चे जैसे आते हैं, मां के गर्भ में रहते हैं, मां जन्म देती है, वैसे ही सबका होता है। इंसान सब बराबर है, सभी का खून लाल है, सभी का खून खून है, किसी का खून पानी नहीं है। बराबरी कोई भी आपको दिखाए, आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप, आपका परिवार और आपका गांव या आपका समाज या आपकी जाति या आपका लोग अगर पिछड़े हुए हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं या अगर किसी चीज में कमजोर हैं, तो इसलिए नहीं कि कुदरत ने, प्रकृति ने कुछ ऐसा बनाया है कि आप कुछ कम हैं, हीन हैं, और दूसरे कुछ जो आगे बढ़े हुए हैं वो कुछ महान चीज है। नहीं, रंग रूप कद काठी शरीर का, किसी का अंग कम है, कुछ ज्यादा है, रंग कैसा है, कद काठी में अंतर हो सकता है। मेरा कद उतना ज्यादा नहीं है, यहां कुछ लोग बहुत लंबे तगड़े हैं। रंग में अंतर हो सकता है, लेकिन असल चीज जो चरित्र है आपका, और ये है, इसमें कोई अंतर नहीं है। देखने से कोई खूबसूरत लग सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी खूबसूरती और उसकी देखने का जो पर्सनालिटी का आकर्षण है, उसे मत मान लीजिएगा कि ये ज्यादा अच्छा इंसान है हमसे, या आपसे जो कमतर दिख रहा है रंग रूप में, व्यक्तित्व के आकर्षण में, वो आपसे कुछ कमतर, हीनतर इंसान है। कभी मत सोचिएगा। हीन भावना न अपने अंदर रखिए और न किसी सामने वाले को हीन, हेय दृष्टि से देखिए और उसे हीन, छोटा दिखाने की कोशिश करिए, नीचा दिखाने नहीं। कोई गलत है तो गलत कहिए, उस जगह पे हम नीचा दिखाएंगे उसको कि भाई ये तुमने गलत किया तो इसका तुम जवाबदेही लो। लेकिन इसके अलावा किसी चीज को लेकर जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग, रूप, लिंग, हमारे यहाँ समाज में लड़कियों का, औरतों का, महिलाओं का दर्जा पुरुष प्रधान समाज रहा है तो कमजोर रहा है। आज भी जमीन पे पुरुष और महिला बराबर नहीं हो पाए हैं, लेकिन बाबा साहब ने, ज्योतिबा फुले साहब ने भी, इन सब ने स्त्री और पुरुष की बराबरी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। और जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पेश करने की कोशिश की, तो हमारे देश में जो पहले से जो ऐसी समुदाय हैं, ऐसी जातियों वाले लोग जो पहले से आगे बढ़े हुए थे, शिक्षा और धन संपत्ति हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े हुए थे, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उनका पुरजोर विरोध किया। तो हिंदू कोड बिल एक मुश्त एक कानून के रूप में नहीं आ सका, कई टुकड़ों में अलग अलग कानून फिर आए और उसमें कुछ संशोधन करने पड़े। लेकिन जितना भी आया, आज मेरी बेटियां, मेरे बेटे सब बराबर हैं। इसके लिए बाबा साहब ने ही बराबरी की, समता की जो लड़ाई लड़ी, न सिर्फ जातियों के लिए बल्कि स्त्री और पुरुष के बीच में भी जो भेद था, स्त्रियों के अधिकार नगण्य थे हमारी व्यवस्था में, उनके बारे में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और
कानून मंत्री के रूप में उन्होंने देश के उसमें काम किया। ये सब चीजें याद रखिएगा। बेटों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, बेटियों को, बहनों को, किन्हीं की भी बच्ची है, अपने से कम कभी मत समझना, उसको सम्मान देना, इज्जत देना। आप इज्जत देना शुरू करोगे ना, तो जैसा उस रैप में बच्चे ने कहा था कि ये क्या है घंटा, 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है इस देश में। अगर आप बच्चियों की, महिलाओं की इज्जत करना सीख जाइएगा, उन्हें इंसान के तौर पर देखना सीख जाइएगा, तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य हमारे लिए, बच्चियों के लिए ज्यादा जीने लायक और ज्यादा बेहतर समाज हो। ये ध्यान रखिएगा। तो यही चंद बातें मुझे कहनी थी। मेहनत, आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, चाहे समाज को आगे ले जाना है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। चाहे मेरे जैसा बनना है, चाहे इनके जैसा बनना है, चाहे इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है, किसी भी चीज के लिए मेहनत। सब लोगों ने मेहनत की है किसी न किसी रूप में। ये जो आपके बीच में भैया देख रहे हैं ना, बंदूक लिए हुए, दिखाओ बाबू उधर चेहरा, देखो, ये दोनों देख रहे हैं ना, ये भी आप, हम सभी ऐसे ही गांव देहात से ही, कहीं किसी गांव से ही आए हो ना बाबू, आप किसी गांव से ही आए हो, वहीं से आए हुए हैं सबने मेहनत की है अपने अपने हिसाब से। तो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। और न्याय के मामले में इतना आप लोग सजग रहिएगा कि सिर्फ दूसरे ने आप पर अन्याय किया वही इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी है। मेरा जाति का, मेरे परिवार का, मेरा गांव का भी किसी पर अत्याचार कर रहा है तो न्याय के साथ आप खड़े होइए, कोई भी हो, न्याय के साथ हमें खड़ा होना है। अन्याय करने वाला अगर हमारा सगा हो, हमारा दोस्त हो, हमारा परिचित हो, तो भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अंदर से हम अपनी न्याय के लिए हमारी जो प्रतिबद्धता है उसको जगाएं और कहें कि समाज इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरी जात का है, ये मेरे परिवार का है, या मेरा फलाना है, तो मैं इसने किया हुआ न्याय है तो मैं उसको अनदेखा कर दूं, और दूसरे ने किया तो मैं कहूँ अरे फला जाति वाले ने या फलाना ने मेरे साथ अत्याचार कर दिया या मेरे जाति वाले साथ अत्याचार कर दिया। समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज को ज्यादा जीने लायक बनाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके खुद के लिए, ये जरूरी है कि हम न्याय के लिए पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हो जाए। अन्याय करने वाला कोई हो, मैं बताता हूं, मैं उस पद पे था तो मैंने ये जो आदेश दिया कि नहीं, केस ट्रू है SC/ST एक्ट में, अनुसूचित जाति अधिनियम में, अत्याचार अधिनियम में, तो कोई फिर गिरफ्तारी के बिना नहीं बचेगा। तो इसमें जो मेरे नाम में लास्ट में जो तीसरा शब्द है, सरनेम लगा हुआ है, जिससे किसी जाति का बोध होता है, उस जाति से जोड़ने वाले कुछ प्रभावशाली लोगों ने मेरे पास आके कहा कि सर आपने इतना कड़ा कर दिया है, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित तो हमारे अपने लोग होते हैं। मैंने, आपके अपने लोग कौन? कि हमारी जाति के लोग तुम्हें प्रभावित होते हैं, चूंकि वो अत्याचार करते हैं, उनके खिलाफ केस मुकदमे होते हैं, अगर ट्रू पाया जाएगा तो उनको जेल भेजा जाना चाहिए, भेजा जाएगा, भेजवाता हूं मैं। नहीं सर, थोड़ा ये क्या है, आप गलत जगह पर आ गए। आपको समझाना चाहिए उन लोगों को जिनको आप अपने लोग बता रहे हैं जाति के आधार पर। उन अत्याचारी अपने लोगों को समझाइए जाकर कि क्यों करते हैं अत्याचार, गरीब कमजोर पर अत्याचार क्यों करते हैं। आप मुझे समझाने आए, आप गलत जगह आए। आप जाके उनको समझाइए जो अत्याचार कर रहे हैं, जो क्राइम कर रहे हैं। मुझे मत समझाइए कि कानून का आपने ज्यादा कड़ाई से अनुपालन करा है। कानून बना है इसलिए अत्याचार किसी भी जाति का करे, SC/ST के लिए तो अत्याचार के लिए कोई भी जाति का, जो तथाकथित सामान्य कम्युनिटी हैं वो भी, वो जो सो कॉल्ड OBC कम्युनिटी हैं उनके लोग भी। अत्याचार मत करिए और अत्याचार मत सहिए।
वो भले ही आपकी जाति का लोग हो अत्याचारी, लेकिन पूरी ईमानदारी से उसके खिलाफ आवाज उठाइए, तभी समाज और देश हमारा कुछ आगे बढ़ेगा और तभी सच्चे अर्थों में बाबा साहब जैसे महान मानवतावादी, महान देशभक्त, महान समाज सुधारक, महान विद्वान की स्मृतियों को सच्ची श्रद्धांजलि या सच्चा सम्मान वही समझा जाएगा। नहीं तो जैसे और लोग त्योहार, बहुत तरह के त्योहार हमारे देश में लोग मनाता है, उनके आचरण कुछ रहते हैं, उस हीरो के आचरण क्या रहे होंगे और हमारे लोग क्या आचरण करते हैं, वैसे नहीं। आप बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मना पाए या नहीं मना पाए, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अब बाबा साहब ने दिखाए गए जो रास्ते हैं उस पर सच्चाई, ईमानदारी और हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ें। यही मेरा आप लोगों को संदेश है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बच्चों के अभिभावक हैं, चाहे जो है मेरे साथ। मुझे एक और जगह जाना है, यात्रा में वक्त भी बहुत लगेगा, तो मुझे लगता है मुझे अपनी बात को विराम देना चाहिए। ये चंद चीजें जो बच्चों ने आपस में भी पढ़ी, सुनी, और आज के जमाने में जब आप शिक्षा के लिए इतना उत्साहित हो तो चीजें समझ में आना शुरू हो रही हैं। और जो कुछ बातें मैंने बताई इस पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भीम। आदरणीय एडीजी